हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज हम अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 36 देखेंगे और आज के लेक्चर में हम अकाउंट्स एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक सेकंड का सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे। आज के चैप्टर में हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। ऋण पत्रों का निर्गम एवं मोचन थोड़ा लेंथी लेक्चर है, इसलिए थोड़ा लंबा होगा, तो इसमें कीप पेशेंस। ऋण पत्रों का निर्गम एवं मोचन, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसमें हमारा पहला टॉपिक है ऋण पत्र का आशय, मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्र और ऋण पत्र के बीच अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्रों का निर्गम, इशू ऑफ डिबेंचर्स। अधिअभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन। सारे ही जितने भी टॉपिक हैं ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इन डेफिनीशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आईएएस के एग्जाम्स में, सिविल सर्विस के एग्जाम्स में, जैसे आपसे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रेपो रेट पूछ ली जाती है, रिवर्स रेपो रेट, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इसी तरह के बेसिक्स क्वेश्चन इन डेफिनीशन से भी आएंगे। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफलों पर ऋण पत्र का निर्गमन। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऋण पत्रों का समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अगला इसमें टॉपिक होगा हमारा ऋण पत्रों को निर्गमित करने की शर्तें, टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बट्टे का अपलेखन, ऋण पत्रों के निर्गम पर हानि, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्रों का मोचन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एक मुश्त भुगतान द्वारा मोचन, रिडेम्पशन बाय पेमेंट इन लमसम। खुले बाजार में क्रय द्वारा मोचन, रिडेम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा परिवर्तन द्वारा मोचन, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसी को केवल हम देखेंगे। शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से। इसमें एक कंपनी अपनी पूंजी अंशों के निर्गम यानी कि इशू द्वारा निर्मित करती है। कंपनी कैपिटल कहाँ से इशू करती है, कैपिटल कहाँ से जनरेट करती है कोई भी कंपनी, जो कोई भी कंपनी कैपिटल जनरेशन के लिए अपनी शेयर्स को मार्केट में इशू करती है और पब्लिक से फंड इकट्ठा करती है। इसलिए लेकिन अंश निर्गम द्वारा उगाए गए फंड कभी कभी कंपनी की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। लेकिन ये जो फंड इकट्ठे किए जाते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसलिए अधिकतर कंपनी ऋण पत्रों, डिबेंचर्स के माध्यम से दीर्घकालिक फंड का निर्माण कर सकती हैं। अब दो तरीके होते हैं किसी भी कंपनी के पास फंड इकट्ठा करने के लिए। एक तो होता आज के लेक्चर में आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे हम, और आज के लेक्चर से आपको शेयर्स में और डिबेंचर्स में फ़र्क पता चलेगा। बहुत से जो बच्चे होते हैं, ये एग्जाम आईएएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज के लिए, इकोनॉमी की दृष्टि से भी ये पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, सेकंड बुक, क्योंकि इसमें आपको बहुत बेसिक से डिफरेंस पता चलेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड कि शेयर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं। कंपनी फंड इकट्ठा करने के कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। पहला होता है कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करके फंड इकट्ठा कर सकती है, और दूसरा तरीका होता है डिबेंचर्स इशू करके, डिबेंचर्स को इशू किया जाता है। तो इसमें अभी आगे फ़र्क भी देखेंगे क्या होता है कि या तो निजी व्यवस्था का रास्ता अपनाती है यानी कि प्राइवेट फंडिंग करती है, या उसे सार्वजनिक रूप से जनता से प्राप्त करती है यानी कि पब्लिकली वो फंड डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करके इकट्ठा करती है। ऋण पत्रों के माध्यम से उगाया गया वित्त दीर्घकालिक वित्त के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शेयर इशू करके जो जितना भी कैपिटल कंपनी द्वारा जनरेट किया जाता है उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं, उसे कभी भी ऋण नहीं कहते हैं। शेयर्स के द्वारा जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है वो किसी कंपनी पर लोन या डेप्ट नहीं होता है, वो डेप्ट की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन डिबेंचर्स द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, पहला तो ये कि वो लॉन्ग टर्म डेप्ट कहलाता है, लॉन्ग टर्म, और दूसरा उसको ऋण की संज्ञा दी गई है, यानी कि वो एक तरह का कंपनी के ऊपर डेप्ट होता है, उधार होता है, उसे कंपनी को वापस अपने जिन्होंने वो डिबेंचर्स के थ्रू पैसा दिया है उन व्यक्तियों को या उन लोगों को पैसा चुकाना वापस करना होता है। फिर इसमें अगला टॉपिक है हमारा ऋण पत्र का आशय, मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्र क्या होते हैं? ऋण पत्र, डिबेंचर शब्द लेटिन शब्द के डिबेयर शब्द से लिया गया है। इसका तात्पर्य कर्ज लेना है यानी कि टू डेप्ट। ऋण पत्र एक लिखित प्रपत्र है, यानी कि ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के सामान्य मोहर के अंतर्गत एक ऋण का अभिज्ञान कराता है। डिबेंचर्स इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग ए डेप्ट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी।
इसमें एक विशिष्टीकृत अवधि के बाद या एक मध्य अवधि पर या कंपनी के एक विकल्प पर परिशोधन और एक स्थिर दर पर ब्याज चुकौती के लिए, जो कि सामान्यतः अर्धवार्षिक या वार्षिक तिथि पर देय होता है, एक अनुबंध समाहित रहता है। यानी कि इस डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, पब्लिक जिससे वो डिबेंचर्स इकट्ठा कर रही है ऐसे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को निश्चित किया जा सकता है। एक अवधि 6 महीने की भी हो सकती है या 1 साल की या इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर के अंतर्गत ऋण पत्र स्टॉक यानी कि बॉन्ड जो होते हैं वो भी, तथा एक कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां, अन्य अदर सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां क्या होती हैं? सिक्योरिटीज शामिल होती हैं, जो कि कंपनी की परिसंपत्तियों पर एक प्रभार संगठित करती हैं, कर भी सकती हैं या नहीं भी। अब इसमें बॉन्ड देख लेते हैं। बॉन्ड भी एक लिखित प्रपत्र है, यानी कि ये भी एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है जो ऋण का अभिज्ञान करता है। यह भी एक तरह का लोन होता है, यानी कि डेप्ट होता है कंपनी पर। परंपरागत रूप में बॉन्ड केवल सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। अब यहाँ एक डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनली जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज के द्वारा किए जाते हैं, सार्वजनिक कंपनीज जो होती हैं उन्हीं के द्वारा बॉन्ड इशू किए जाते हैं। किंतु अब अर्ध सरकारी यानी कि सेमी गवर्नमेंट या सेमी पब्लिक या गैर सरकारी संस्थाएं यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी ऋण के लिए प्रमाण के रूप में जारी करते हैं, बॉन्ड को इशू करते हैं। और ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर और बॉन्ड, ये अब शब्दों का प्रयोग अंतर बदल किया जा रहा है, यानी कि अब हालिया दिनों में ऐसी ट्रेडिशन को ख़त्म कर दिया गया है और अब बॉन्ड और डिबेंचर्स दोनों को कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जारी कर सकते हैं। अब इसमें सारे ही टॉपिक हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अंशपत्र और ऋण पत्र के बीच अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि इसमें हम डिफरेंस भी देखेंगे। पहला है स्वामित्व, ऑनरशिप का डिफरेंस। ऑनरशिप पर बेस्ड जो डिफरेंस है उसे देख लेते हैं। एक अंशधारक कंपनी का स्वामी होता है, यानी कि एक शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मालिक की तरह, एक ऑनर की तरह बिहेव करता है, जबकि ऋण पत्र धारक केवल एक ऋणदाता यानी कि लेनदार होता है, क्रेडिटर। यहाँ पर आप लेनदार से ये ना समझें कि ये लेनदार जो होगा डेप्टर होगा, इसने पैसा लिया है, बल्कि इसने पैसा दिया है और अब इसको वापस लेना है, इसलिए ये एक लेनदार है, क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर की श्रेणी में आता है। अंश स्वामित्व पूंजी का एक अंग है, जबकि ऋण पत्र एक कर्ज प्राप्त पूंजी का हिस्सा है। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। कंपनी के पास पैसा इकट्ठा करने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक होता है शेयर के माध्यम से, शेयर्स इशू करके मार्केट में शेयर पब्लिक खरीदती है, और दूसरा फंड इकट्ठा करने का रास्ता होता है डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड इशू करके। अब इसको भी पब्लिक में इशू करती है, लेकिन फ़र्क क्या है? जो पब्लिक शेयर परचेज करेगी वो एक तो पहली बात तो ये है कि वो ऑनर की कंडीशन में आएगी, ये एक तरह का कंपनी के मालिक होगी। और कंपनी के मालिक को जैसे आपको पता होगा, अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं और आप कंपनी के मालिक हैं तो नुकसान भी आपका और फ़ायदा भी आपका। इसी तरह जो शेयर होल्डर होते हैं, नुकसान भी उनका और फ़ायदा भी उनका। वो दोनों ही सूरतों में, दोनों ही कंडीशंस में ये इन्हीं के दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो बॉन्ड इशू जिनको किए जाते हैं, जो पब्लिक बॉन्ड खरीदती है, अब मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपने मुझसे कर्ज मांगा कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैंने आपसे ये कहा कि आप मुझे अपनी कंपनी में कुछ हिस्सा दे दीजिए, आप मुझे 40% का हिस्सेदार बना लीजिए, पार्टनर बना लीजिए। लेकिन आपने मना कर दिया, आपने कहा मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको एक गिवन टाइम पीरियड में वापस कर दूंगा। तो अब मैं उस पर आपसे इंटरेस्ट मांगूंगा। मान लीजिए मैंने 10% इंटरेस्ट की आपसे डिमांड की, और ये इंटरेस्ट हमने तय कर लिया कि आप मुझे सालाना या ईयरली आप मुझे ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो अब इन इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने के लिए, अब इसे ईयरली इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने के लिए हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब आपको फ़ायदा हो आपकी कंपनी को, या नुकसान हो, या ह्यूज प्रॉफिट हो, या ह्यूज लॉस हो। अगर आपको लॉस होता है, ऐसी कंडीशन में मैं आपके एसेट बेचकर या कंपनी के एसेट बेचकर इस अपने कर्ज की वसूली करूंगा। और अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल ही रही है तो आप मुझे ईयर वाइज उसका इंटरेस्ट सहित पैसा वापस करते ही रहेंगे। लेकिन शेयर होल्डर्स के साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती है। अब प्रतिफल यानी कि रिटर्न, अंश पर प्रति आय को लाभांश कहते हैं, यानी कि जो शेयर खरीदते हैं जो लोग, उनको जो रिटर्न मिलता है उस पर उसे डिविडेंड कहते हैं, यानी कि डिविडेंड, उनको लाभांश मिलता है, इसको लाभांश के नाम से जाना जाता है। जबकि ऋण पत्र पर प्रति आय यानी कि जो डेप्ट इशू किया जाता है या बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं, इन पर जो बॉन्ड होल्डर्स या डेप्ट डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं, इनको जो रिटर्न मिलता है वो उसे इंटरेस्ट कहा जाता है, ब्याज कहा जाता है। प्रतिफल को इसे ब्याज के नाम से जानते हैं। अंश पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर भिन्न भिन्न वर्षों में विभिन्नतापूर्ण हो सकती है। अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड की फॉर्म में, वो
कुछ भी हो सकता है, यानी क्या हो सकता है इस साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो तो वो 1 लाख रुपए के हिसाब से डिवाइड हो जाए सारे शेयर होल्डर्स में। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये प्रॉफिट 2 लाख का हो जाए तो 2 लाख के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे शेयर होल्डर्स में। और इसी तरह अगले साल हो सकता है ये प्रॉफिट 10,000 रुपये का ही रह जाए तो वो 10,000 रुपये के अकॉर्डिंग सब शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। इसलिए इनकी ईयर बाई ईयर जो प्रॉफिट शेयरिंग है शेयर होल्डर्स का वो चेंज होता रहता है। जबकि डिबेंचर्स होल्डर जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही इंटरेस्ट पर उनका तय कर दिया जाता है। जो बॉन्ड होल्डर या डिबेंचर होल्डर होते हैं उनका इंटरेस्ट पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। कंपनी को कितना भी प्रॉफिट हो, कितना भी नुकसान हो, कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को या बॉन्ड होल्डर्स को उतना पैसा ईयरली या जो भी समय सीमा कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन की गई है उसके अनुसार वापस करती रहेगी। अगला इसमें है लाभांश का भुगतान लाभ का एक विनियोजन होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि ब्याज का भुगतान लाभ पर एक प्रभार है और इसे तब भी चुकाया जाना होता है चाहे कंपनी में कोई भी लाभ नहीं हुआ हो, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। फिर है परिशोधन या चुकौती, रीपेमेंट। सामान्यतः अंश की राशि की वापसी या परिशोधन कंपनी में जीवन भर नहीं होती, यानी कि शेयर की जो राशि है इसकी वापसी या रीपेमेंट लाइफ टाइम नहीं होता है। जबकि ऋण पत्र का निर्गम एक विशिष्ट अवधि के लिए होता है। जो डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू किए जाते हैं उनका फिक्स टाइम पीरियड होता है कि आप जो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, बॉन्ड इशू कर रही है पैसा इकट्ठा करने के लिए, वो पब्लिक को बोलेगी कि हम आपको 5 साल में आपका पैसा वापस करेंगे और 5 साल में आपको ईयरली 10% प्रॉफिट देंगे, 10% ब्याज देंगे। तो वो 5 साल में 10% ब्याज आपको ईयरली वो तो प्रोवाइड करेगी, साथ ही 5 साल के अंदर टोटल पैसा भी आपको रिफंड करेगी और ऋण पत्र उस अवधि के बाद शोध्य रीपेएबल हो जाते हैं। हालांकि वर्ष 1998 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77 बा की उपधारा 2 में किए गए संशोधन में कंपनियों को अपने अंश की पुनर्खरीद की अनुमति दी गई, जबकि कंपनी को अपने अंश की पुनर्खरीद की अनुमति दी गई, जबकि विशेषकर जब अंशों का बाजार मूल्य उनके पुस्तक मूल्य से। एक बार परिशोधन या चुकौती से फिर से देख लेते हैं, रीपेमेंट से थोड़ा रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो गई थी इसलिए दोबारा इसको देख लेते हैं। सामान्यतः अंश की राशि की वापसी परिशोधन कंपनी में जीवन भर नहीं होती। अब जिसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट दिया जाता है उसकी वापसी लाइफ टाइम नहीं होती, जबकि ऋण पत्र का निर्गम एक विशिष्ट अवधि के लिए होता है, यानी कि जो डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू किए जाते हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है या उनका जो पैसा पूरा पेमेंट करना होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिख दिया जाता है, इसको मेंशन कर लिया जाता है कि पैसा कितने समय के लिए लिया जा रहा है। अगर मान लीजिए 5 साल तक के लिए पैसा 1 लाख रुपए लिया गया है किसी से डिबेंचर या बॉन्ड की फॉर्म में, तो उस 1 लाख पर उसको ईयरली या मंथली जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया होगा उसी के अनुसार उसको ईयरली या मंथली ब्याज प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा और साथ ही उसका जो पैसा है 1 लाख रुपए उस पैसे को भी पूरा 5 साल के अंदर रिफंड किया जाएगा और ऋण पत्र उस अवधि के बाद शोध्य हो जाते हैं, यानी कि रीपेएबल हो जाते हैं। हालांकि वर्ष 1998 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77 बा की उपधारा 2 में किए गए संशोधन में कंपनियों को अपने अंश की पुनर्खरीद की अनुमति दी गई, यानी कि कंपनी अपने अंश की पुनर्खरीद कर सकती हैं, विशेषकर जब अंशों का बाजार मूल्य उनके पुस्तक मूल्य से कम हो। आगे देखते हैं। अब इसमें तीसरा आधार क्या है? मतदान अधिकार। जैसे कि हम डिबेंचर्स और शेयर्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, किसके आधार पर? मतदान के अधिकार पर। अंश धारकों को मतदान का अधिकार होता है, जबकि ऋण पत्र धारक किराया किसी भी तरह के मतदान का अधिकार का लाभ नहीं उठाते हैं। अब इसको जैसे कि हमें पता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स एक तरह से कंपनी के मालिक होते हैं। क्यों? जैसे कि जब कंपनी का मालिक को नुकसान भी कंपनी का मालिक को उठाना पड़ सकता है शेयर होल्डर्स को, और प्रॉफिट भी कंपनी के मालिक को ही मिलता है, इसलिए इनका मतदान में अधिकार होता है, वोटिंग राइट्स में इनका अधिकार होता है। जैसे कि हमने आपको शुरुआती लेक्चर्स में बताया था, ये बुक जब हमने स्टार्ट की थी सेकंड बुक, इसके फर्स्ट चैप्टर में जो शेयर होल्डर, जैसे कंपनी अपने कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए क्या करती है? बॉन्ड शेयर इशू करती है और ये शेयर पब्लिक के द्वारा खरीदे जाते हैं। अब जो खरीदार हैं यानी कि शेयर होल्डर जो हैं, पब्लिक जो है, ये काफ़ी सारी हो सकती है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे, क्योंकि मान लीजिए इसमें कोई ऐसा है, कोई बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, बिल्कुल कूड़ा इंसान है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है और उसने काफ़ी सारे शेयर खरीद रखे हैं, और एक ऐसा इंसान भी है आप जैसा जो बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन उसके पास पैसे की किल्लत है, थोड़ी दिक्कत है और इसलिए उसने कम शेयर खरीदे हैं। तो
अब लेकिन मालिक तो दोनों ही हैं, कुछ ना कुछ परसेंट के मालिक दोनों ही हैं। तो अब दोनों अपनी अपनी अलग राय दे सकते हैं। आपकी अलग राय अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, किसी तीसरे इंसान की अलग हो सकती है। तो क्या किया जाता है, इस पब्लिक के द्वारा अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जाता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पब्लिक की तरफ से, यानी कि ये इस पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ये ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी पब्लिक जो कंपनी के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डेली का जो डिसीजन मेकिंग होती है वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी जाती है, शेयर होल्डर्स की या पब्लिक की तरफ से। अब इसी तरह अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही काम नहीं करते हैं, मैनेजमेंट सही नहीं करते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन इनका सही नहीं होता है, ऐसा पब्लिक को अगर लगता है या शेयर होल्डर्स को ऐसा अगर लगता है, तो वो कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदल सकते हैं, यानी कि अपने वोटिंग के थ्रू इनको बदल सकते हैं। इसी तरह इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है, और इस मीटिंग के दौरान इनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना होता है कि कंपनी कैसे तरह प्रॉफिट कर रही है, हम उनकी पॉलिसीज क्या हैं, कंपनी को आगे किस तरह फ्यूचर में वो डेवलप करने की सोच रहे हैं, ग्रोथ कराने की सोच रहे हैं, और इस पर बेस्ड वोटिंग कराई जाती है। और उसी वोटिंग के आधार पर कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदल भी सकते हैं, या उन्हें वैसा का वैसे भी रहने दे सकते हैं। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं या बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, उनके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं होता है। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि कंपनी प्रॉफिट में चले या लॉस में चले, उनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट यानी कि ब्याज से मतलब है। फिर है सुरक्षा के आधार पर, सिक्योरिटी। अंश किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं होता है, जबकि ऋणपत्र प्रायः सुरक्षित हैं। क्यों? अंश में तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें तो प्रॉफिट भी शामिल है और नुकसान भी शामिल है। जो कंपनी का ऑनर है, शेयर होल्डर्स क्या है? ऑनर है, मालिक हैं। तो मालिक रेस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट के लिए भी और नुकसान के लिए भी, वो भी मालिक को ही देखना है। लेकिन जो अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं और आप उस कंपनी के मालिक हैं, आपने मुझसे 1 लाख रुपए उधार की डिमांड की। अब मैंने आपसे कहा कि आप जो है मुझे शेयर होल्डर बना लीजिए, इसमें आप मुझे शेयर होल्डर बना लीजिए, तो 40% का इसमें पार्टनर बना लीजिए। आपने मना कर दिया, आपने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए की आप 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए, मैं आपको एक दिए गए समय में वापस कर दूंगा। तो मैंने आपसे कहा ये 1 लाख रुपए मैं आपको 10% ब्याज पर दूंगा। तो अब मुझे मतलब नहीं कि आप कंपनी में आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस में जाए, या ह्यूज प्रॉफिट कमाए या ह्यूज लॉस हो, मैं आपकी कंपनी के एसेट बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर लूंगा। फिर है परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी। अंश को ऋणपत्र के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई पब्लिक है, कोई व्यक्ति है जिसके पास 1 लाख रुपए के किसी कंपनी के शेयर हैं, अगर वो चाहे, अगर ऐसा सोचे वो कि मैं अपने 1 लाख रुपए शेयर्स की जगह इस 1 लाख रुपए को डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जबकि जो डिबेंचर होल्डर है जिसने 1 लाख रुपए उस कंपनी को, या बॉन्ड होल्डर जिसने 1 लाख रुपए कंपनी को उधार के रूप में दिए हैं, तो वो व्यक्ति अगर चाहे, कंपनी के अगर टर्म्स एंड कंडीशन में अगर ऐसा लिखा है, तो वो व्यक्ति कंपनी को 50,000 रुपये अपने उस कंपनी में के शेयर में लगा सकता है, और बाकी 50,000 अपने डिबेंचर्स या बॉन्ड में जैसे के तैसे ही रख सकता है। तो 50,000, अब जो 50,000 रुपये उसको शेयर में लगाने के बाद बाकी के बचे हुए 50,000 पर ही कंपनी लोन ब्याज प्रोवाइड करेगी और उसको पैसा चुकाएगी। जबकि ऋण पत्र को अंश में परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि निर्गम में के नियम ऐसी व्यवस्था रखते हो, और तब ऐसे मामले में इन्हें परिवर्तनीय कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के नाम से जाना जाता है। फिर है ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। एक कंपनी विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र जारी कर सकती है, जिन्हें निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, रक्षित ऋण पत्र, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। रक्षित ऋण पत्रों का आशय उन ऋण पत्रों से है जहां भुगतान की अदायगी ना कर पाने की स्थिति के उद्देश्य से कंपनी की परिसंपत्तियों पर एक प्रभार स्थापित किया जाता है। यह प्रभार स्थिर या चल हो सकता है, यानी कि ये फिक्स्ड भी हो सकता है या फिर करंट भी हो सकता है। एक स्थिर प्रभार एक विशिष्ट परिसंपत्तियों पर स्थापित किया जाता है। ये जो विशिष्ट होता है, विशिष्ट टाइप के जो डिबेंचर होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक एसेट पर ही जारी किए जाते हैं। जबकि करंट जो होते हैं, चालू या चल प्रभार जो होते हैं, वो जनरल परिसंपत्तियों पर, जनरल एसेट पर भी जारी किए जा सकते हैं। चल प्रभार कंपनी की सामान्य परिसंपत्तियों पर स्थापित किया जा सकता है। स्थिर प्रभार उन परिसंपत्तियों के प्रति स्थापित किया जाता है जो कंपनी के द्वारा प्रचालन के लिए धारित होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग के लिए धारित होते हैं, ना कि बिक्री के आशय के लिए। जबकि चल प्रभारों के अंतर्गत वह सभी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो सुरक्षित लेनदारों हेतु निर्दिष्ट होने से बहिष्कृत हैं। फिर है दूसरी कंडीशन, आरक्षित ऋण पत्र, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, यानी कि अनारक्षित होगा ये, अनारक्षित ऋण पत्रों को का कंपनी की परिसंपत्तियों पर एक विशिष्ट प्रभार नहीं होता है, यानी कि स्पेसिफिक कोई चार्ज नहीं होता है। हालांकि इन ऋण पत्रों पर स्वतः ही एक चल प्रभार स्थापित किया जा सकता है।
स्वतः ही इस पर एक चल प्रभार स्थापित किया जा सकता है। सामान्यतः इस प्रकार के ऋण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं, तो जनरली इस प्रकार के कोई डिबेंचर जारी नहीं इशू नहीं किए जाते हैं, इसलिए ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अवधि के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, मोचनीय ऋण पत्र, रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब जैसे आपने देखा होगा रिडीम शब्द आपने सुना होगा। आप गूगल पे से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको कूपन दिए जाते हैं, जैसे लेंस कार्ड के दे दिए गए, जो लेंस कार्ड चश्मे की कंपनी है, स्पेक्स बनाती है, गॉगल्स बनाती है, और इसी तरह आपको जोमेटो के कूपन्स मिलते होंगे, तो उस पर दिया होता है जैसे 60% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट। इन डिस्काउंट्स के थ्रू अगर जैसे आप जोमेटो से कोई खाना ऑर्डर करते हैं और उसकी वैल्यू 100 रुपये थी, तो आपको 60% का अगर डिस्काउंट कूपन आपके पास है तो आप इसको रिडीम करा सकते हैं ऑर्डर के वक्त, और आपको 40 रुपये ही पे करने होंगे, 60 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरह ये रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। मोचनीय ऋण पत्र ये वे होते हैं जो एक विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर एक मुश्त राशि के रूप में या कंपनी के जीवन के दौरान किस्तों में दे होते हैं, यानी कि इनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर एक फिक्स टोटल अमाउंट भी दी जा सकती है, या कंपनी के जीवन के दौरान इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है। इन ऋण पत्रों को सम मूल्य पर यानी कि शेयर के इक्विवेलेंट वैल्यू पर या अधिलाभ पर यानी कि प्रीमियम वैल्यू पर भी जारी किया जा सकता है। फिर है अमोचनीय ऋण पत्र, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। अमोचनीय ऋण पत्रों को स्थायी ऋण पत्र यानी कि फिक्स्ड डिबेंचर या परपेचुअल डिबेंचर्स के नाम से भी जाना जाता है। परपेचुअल डिबेंचर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कंपनी इस प्रकार के ऋण पत्रों के निर्गम द्वारा उधार प्राप्त द्रव्य के परिशोधन के लिए भी वचन नहीं देती। ये ऋण पत्र कंपनी की समाप्ति पर या एक दीर्घकालिक अवधि की समाप्ति पर ही शोधनीय होते हैं, या तो ये कंपनी के लिक्विडेट होने पर ही शोधनीय होंगे, रिडीम किए जाएंगे, या फिर एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के बाद, लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड जो कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा या मेंशन होगा, उसी के समय समाप्ति के बाद इन्हें रिडीम किया जा सकता है। फिर है परिवर्तनीयता की दृष्टिकोण से। परिवर्तनीयता की दृष्टिकोण से परिवर्तनीय ऋण पत्र, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये वे ऋण पत्र हैं जो समता अंश में परिवर्तनीय होते हैं या फिर किसी भी अन्य प्रतिभूति में या तो कंपनी के विकल्प पर या ऋण पत्र धारक के विकल्प पर परिवर्तनीय होते हैं। इन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। जैसे कंपनी में समतांश कौन से होते हैं? समतांश जो कन्वर्टेबल होते हैं। समतांश में मतलब शेयर की इक्विवेलेंट वैल्यू में कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि शेयर की अगर वैल्यू 100 रुपये है तो उनको 100 रुपये के शेयर के हिसाब से ही उन डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये कन्वर्जन कंपनी की कंडीशंस पर भी हो सकता है और डिबेंचर होल्डर्स की कंडीशन पर भी हो सकता है। अब है दूसरा इसमें होता है, ये ऋण पत्र पूर्णतः परिवर्तनीय भी हो सकते हैं और आंशिक परिवर्तनीय भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि कोई डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर है जिसने 1 लाख रुपए के डिबेंचर कंपनी को इशू किए हैं, यानी कि कंपनी को 1 लाख रुपए का लोन दिया है। अब मान लीजिए वो ये ऐसा भी हो सकता है वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए चाहता है कि कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दे, तो इस तरह उसका डिबेंचर खत्म हो जाएंगे या बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और उसका पैसा जो है शेयर होल्डिंग में आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ये चाहे, ये डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर ये चाहे कि ये 1 लाख रुपए जो उसने कंपनी को लोन के रूप में दिए हैं, उस 1 लाख रुपए की जगह ये 50,000 रुपये या 10,000 रुपये या 40,000 रुपये या 20,000 रुपये, कितना भी अमाउंट इसको शेयर में इन्वेस्ट कर दे और बाकी का ये डिबेंचर ही रहने दे। तो जो बाकी का अमाउंट होगा, यानी कि बाकी के जो बचे हुए 50,000 होंगे, उस 50,000 पर ही कंपनी इसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी और समय की समाप्ति होने पर इसको बचा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। फिर है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये वे ऋण पत्र हैं जिन्हें अंश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता या किसी अन्य प्रतिभूति में नहीं बदला जा सकता। इन्हें अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। कंपनियों द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अधिकतर ऋण पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। अब यह कंपनी ज्यादातर जनरली इसी टाइप के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ही आजकल जारी करती हैं। अगला है हमारा अगला टॉपिक है कूपन दर के दृष्टिकोण से, फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो विशिष्ट कूपन ऋण पत्र, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, ये ऋण पत्र विशिष्ट ब्याज दर पर जारी किए जाते हैं जिसे कूपन दर कहा जाता है। ये विशिष्ट दरें या तो स्थिर हो सकती हैं, यानी कि स्थिर दरें भी हो सकती हैं, या फिर या चल अस्थिर भी हो सकती हैं। चल ब्याज दरों को किराया बैंक की दर के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि बैंक रेट के अनुसार इनको जोड़ दिया जाता है। जो बैंक रेट होगा उसी के अनुसार इन पर ब्याज दिया जाएगा। फिर है शून्य कूपन दर, जीरो कूपन रेट। ये ऋण पत्र ब्याज की कोई विशिष्ट दर वहन नहीं करते हैं। निवेशकों की क्षतिपूर्ति करने की दृष्टि से
इस प्रकार के ऋण पत्र पर्याप्त बट्टे यानी कि छूट के साथ जारी किए जाते हैं, यानी कि डिस्काउंट पर हो सकता है। जो शून्य कूपन रेट है, और इसमें एक डिफरेंस, शून्य कूपन रेट और विशिष्ट कूपन रेट, इसमें एक मामूली सा डिफरेंस है। विशिष्ट कूपन रेट जो होते हैं वो उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है और वो 105 रुपये पर या 110 रुपये पर इशू किया गया, लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू, फेस वैल्यू 100 रुपये मान लीजिए होती है, तो उस पर क्या किया जाता है, 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन वो पब्लिक को इशू किए जाते हैं 98 रुपीज़ पर या 95 रुपीज़ पर। तो ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 5 रुपये का, यही इसका कूपन, जीरो कूपन रेट, वैसे तो ये जीरो कूपन रेट कहलाता है, लेकिन ये जो 5% का डिस्काउंट है इसे बट्टा कहते हैं, डिस्काउंट रेट कहते हैं। और सांकेतिक मूल्य तथा निर्गम मूल्य के बीच के अंतर को ब्याज की राशि के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी कि जो 5 रुपये का डिफरेंस है 95 और 100 के बीच, इसी को ब्याज की राशि मान लिया जाता है। ये जो ऋण पत्र की काल अवधि से संबंधित होते हैं, यानी कि ये जो पैसा होता है, जो बीच का डिफरेंस है, वो टाइम पीरियड पर निर्भर करता है। फिर है अगला, पंजीकरण के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पंजीकृत ऋण पत्र, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिन्हें कंपनी द्वारा रखे गए एक रजिस्ट्रार में नाम, पता तथा ऋण पत्र धारकता की विशिष्टता के सभी विवरणों सहित प्रविष्ट किया जाता है। ऐसे ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल एक नियमित हस्तांतरण विलेख के कार्यान्वयन द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है वाहक ऋण पत्र, बियरर डिबेंचर्स। वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जो डिलीवरी या सुपुर्दगी के द्वारा हस्तांतरित किए जा सकते हैं और कंपनी ऋण पत्र धारकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है। ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जो इस प्रकार के ऋण पत्रों में संलग्न ब्याज कूपन को प्रस्तुत करता है। फिर अब इसमें देखिए, इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ऋण पत्र या बॉन्ड के प्रकार, बॉन्ड या आपके, अब एक बार इनको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं। ऋण या बॉन्ड के प्रकार, डिबेंचर्स और टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सुरक्षा की दृष्टि से, यानी कि टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, इसमें दो प्रकार के होते हैं, सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र, सिक्योर्ड जो डिबेंचर्स होते हैं, और दूसरे हैं असुरक्षित, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। फिर है आवधिक यानी कि टाइम पीरियड के आधार पर, मोचनीय जो रिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल, और दूसरे स्थायी या अमोचनीय, इररिडीमेबल, इसका हमने शुरू में जिक्र किया था, पढ़ा था कि इररिडीमेबल कौन से होते हैं, जिनको अंश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो सॉरी, जिनको रिडीमेबल, एक मोचनीय अमोचनीय ऋण पत्र जो होते हैं स्थायी होते हैं, प्रीपैचुअल होते हैं, या आपके फिक्स्ड होते हैं, जिनको एक दीर्घकालिक अवधि के बाद ही कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर है मोचन की अवधि, मोचन की, रिडीम का जो टाइम पीरियड है, रिडीम होने का टाइम पीरियड, एक है परिवर्तनीय और दूसरे हैं अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण परिवर्तनीय, जैसे कि पूर्ण परिवर्तनीय में मान लीजिए हमने जो पिछले स्लाइड्स में एग्जांपल दिए थे आपको कि पूर्ण परिवर्तनीय वो होते हैं जैसे कि किसी ने डिबेंचर्स, किसी ने लोन दे रखा है कंपनी को, या किसी ने कंपनी के बॉन्ड ले रखे हैं 1 लाख रुपए के, यानी कि 1 लाख रुपए उसने बॉन्ड के माध्यम से कंपनी को प्रोवाइड किया है। अब 1 लाख रुपए पर उसको ब्याज ईयरली या मंथली जैसा भी उनके द्वारा तय किया गया है कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच, वैसे उसके जरिए उनको ब्याज मिल रहा है। लेकिन ये डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर ये डिसाइड करता है कि इसमें से ये 40,000 रुपये के बॉन्ड को शेयर में इन्वेस्ट कर देगा। तो अगर जो 40,000 रुपये के बाद जो बाकी 60,000 रुपये हैं तो वो डिबेंचर्स, उस पर डिबेंचर्स के माध्यम से ब्याज मिलता रहता है, बाकी 40,000 को शेयर में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिस पर कोई किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता। अब ये प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदार हो जाता है 40,000 का। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं डिबेंचर्स जो पूरे के पूरे जिसमें पैसा लगा दिया जाता है, जैसे कि 1 लाख है तो डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर चाहे तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपये शेयर में लगा सकता है। और ये इस तरह के जो होते हैं वो पूर्ण परिवर्तनीय कहलाते हैं। और अगर कुछ ही पैसे को लगा सकता है, कोई लिमिट सेट की गई है, किसी जैसे 50% या 40% या 60% पैसे को ही शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ऐसे डिबेंचर जो होते हैं वो आंशिक परिवर्तनीय कहलाते हैं, पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। अब है कूपन रेट के आधार पर शून्य कूपन दर ऋण पत्र और विशिष्ट दर वाले ऋण पत्र, स्पेसिफिक जो रेट होते हैं। फिर है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर पंजीकृत, रजिस्टर्ड और अपंजीकृत, अनरजिस्टर्ड या वाहक, बियरर डिबेंचर्स। अब है ऋण पत्रों का निर्गम, इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब ऋण पत्रों को इशू कैसे किया जाता है? ऋण पत्रों के निर्गम की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसा कि अंशों के निर्गम पर होती है। यानी कि अंशों को निर्गम करने से पहले, शेयर्स को इशू करने से पहले क्या किया जाता है? एक प्रोस्पेक्टस कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है पब्लिक में, यानी कि मार्केट में, ऑनलाइन इनको ऑफिशियली जारी किया जाता है और इन्विटेशन शेयर के थ्रू
पैसे के लिए इन्विटेशन मांगे जाते हैं या एप्लीकेशन मांगे जाते हैं। तो इसी तरीके से डिबेंचर्स को भी प्रोस्पेक्टस के थ्रू जारी किया जाता है। भावी या अभिप्रेरित निवेशक कंपनी द्वारा जारी किए गए इन विवरण पत्र के आधार पर ऋण पत्र के लिए आवेदन करता है। अब जैसे कि आप हैं, आपको लग रहा है कि ये कंपनी की आपने पॉलिसीज पढ़ी, टर्म्स कंडीशंस पढ़ी, उनके द्वारा मैन्युफैक्चर या सर्विसेज दी जाने वाली सारी कंडीशंस आपने पढ़ी, तो आपको लगा कि ये भविष्य में ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है, तो आपने उनको ऐसे कंपनी को लोन प्रोवाइड कर दिया डिबेंचर्स के फॉर्म में। तो क्योंकि बहुत सी लोग हैं, ये भी डिबेंचर्स या बॉन्ड लेने वाले, जैसे हमने आप जिक्र किया था कि इनको तो इंटरेस्ट मिलता ही है, चाहे कंपनी को नुकसान हो या फायदा, लेकिन फिर भी जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो लेने से पहले ये सोचते हैं कि कहीं कंपनी नुकसान में ना चली जाए, तो उनका पैसा, क्यों, जाहिर सी बात है जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो पूरा कोर्ट केस के माध्यम से ही उनको पैसा मिलेगा, तो इस प्रोसीजर में ये प्रोसीजर लंबा हो जाता है और कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को इस तरह फंसाना नहीं चाहता है। फिर इसके लिए कंपनी या तो पूरी राशि को आवेदन पत्र के साथ मांग लेती है या फिर आवेदन पत्र किस्तों के रूप में तथा आवंटन के समय तथा विविध मांगों पर राशि ली जाती है। ऋण पत्रों को सममूल्यों पर यानी कि शेयर के इक्विवेलेंट वैल्यू पर, प्रीमियम पर यानी कि एक्स्ट्रा पैसे पर, यानी कि 100 रुपये का शेयर 125 रुपये या 120 रुपये पर भी जारी किया जा सकता है, या बट्टे के साथ यानी कि डिस्काउंट पर, यानी कि 100 रुपये का शेयर 95 रुपये में भी जारी किया जा सकता है। इन्हें रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल या संपार्श्विक प्रतिभूति यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए भी किया जाता है, यानी कि वो कोलेटरल के रूप में अपने, जैसे कि ऋण पत्र किसी कंपनी जारी कर रही है और पब्लिक उसे खरीद रही है, पब्लिक अगर कोई लोन उसे प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, तो वो किस बिहाफ पे करेगा, वो क्या करते हैं, कंपनी के ऑनर इनको कुछ शेयर कोलेटरल की फॉर्म में दे देते हैं। हालांकि ये कोलेटरल, ये कंपनी के शेयर होल्डर के मालिक नहीं होते हैं ये डिबेंचर होल्डर, लेकिन फिर भी इनको, जैसे कि आप मान लीजिए किसी साहूकार के पास पैसे लेने जाते हैं ब्याज पर, तो साहूकार आपको 50,000 रुपये ब्याज पर दे देता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो आपको 50,000 रुपये किस कंडीशन पर देगा, कोई आधार तो होगा उसका। अब मान लीजिए आपने अपने घर के जेवर, या आप किसी भी पर्सन ने अपने घर के जेवर रख दिए या घर के जायदाद की प्रॉपर्टी के अपने पेपर उसके पास कोलेटरल रख दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोलेटरल रखने से या पेपर रखने से वो साहूकार आपके घर का मालिक हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साहूकार इसको रख लेते हैं। तो इसी तरह आप इसके एग्जाम्पल्स को भी ऐसे ही समझ सकते हैं। फिर है रोकड़ के लिए ऋण पत्र का निर्गम, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ऋण पत्रों का सब मूल्यों पर निर्गम तब किया जाता है जब उनका निर्गम मूल्य अंकित मूल्य के बराबर हो, यानी कि उनको इक्विवेलेंट वैल्यू पर तब जारी किया जाता है डिबेंचर्स को जब उनका निर्गम मूल्य यानी कि इशू मूल्य उनकी फेस वैल्यू के बराबर हो। फिर है बट्टे पर ऋण पत्र का निर्गम, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट। जब ऋण पत्रों का निर्गम उसके अंकित मूल्य पर किया जाता है तब उस बट्टे पर उसे बट्टे पर निर्गम कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि 100 रुपये प्रति ऋण पत्र का निर्गम 95 रुपये प्रति निर्गम ऋण पत्र पर किया जाए तो बकाया 5 रुपये की बट्टे की राशि कहलाएगी। जैसे कि हमने शुरुआती लेक्चर्स में देखा था, ऋण पत्रों के निर्गम पर बट्टा एक पूंजी हानि है, यानी कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एक तरह का कैपिटल लॉस होता है, कंपनी को कैपिटल लॉस है, और इसे अन्य गैर चालू संपत्तियां अदर नॉन करंट एसेट्स शीर्षक के अंतर्गत उस अवधि में दर्शाया जाता है जब तक उसका मूल्य 0 के बराबर ना हो जाए, यानी कि जब तक ये डिफरेंस खत्म ना हो जाए। फिर इसमें अगला है ऋण पत्रों के निर्गम पर बट्टे की राशि का अपलेखन उसके संपूर्ण जीवन काल में लाभ व हानि विवरण के नाम पक्ष की ओर यानी कि डेबिट साइड की ओर लिखकर या प्रतिभूति आरक्षित खाते के नाम पक्ष में लिखकर, यदि वो खाता तैयार किया जाता है। ऋण पत्र निर्गम पर बट्टे की राशि को तुलन पत्र की तिथि से लेकर 12 माह की अवधि के भीतर अपलिखित किया जा सकता है या अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत परिचालन चक्र की अवधि के भीतर अपलिखित किया जा सकता है। यदि बट्टे की राशि का अपलेखन तुलना पत्र तिथि के 12 माह के पश्चात किया जाना है तो इसे अन्य गैर चालू संपत्तियां अदर नॉन करंट एसेट शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित करने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। अब है प्रीमियम पर निर्गमित ऋण पत्र, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा मूल्य पर, जैसे 100 रुपये का 120 रुपये पर या 110 रुपये पर जारी किया जाता है शेयर या डिबेंचर। उस कंडीशन में प्रीमियम पर निर्गमित ऋण पत्र उसे कहा जाता है जब इसका मूल्य साधारण मूल्य से अधिक प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए 100 रुपये के ऋण पत्र निर्गम पर 110 रुपये मांगे जाएं तो यहाँ पर 10 रुपये प्रीमियम कहलाएगा। जो एक्स्ट्रा जो ऊपर के पैसे हैं वही प्रीमियम अमाउंट होती है। अब प्रीमियम की राशि के लिए खाते से प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते में जमा किया जाता है और तुलन पत्र के समता यानी कि इक्विटी और देताओं लायबिलिटी पक्ष में निधि एवं अधिशेष रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दर्शाया जाता है। फिर है अधिअभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि हमने शेयर्स की कंडीशन में देखी थी, वही सारी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा।
ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। पूरी की पूरी सेकंड बुक ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही आपको देखने को मिलेंगे और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जनता को प्रस्तावित किए गए ऋण पत्रों से अधिक संख्या में ऋण पत्रों के लिए आवेदन किए जाते हैं तब इसे निर्गम की अधिअभिदान कहते हैं। यानी कि अगर 10,000 रुपये की कंपनी को ज़रूरत थी और उसने डिबेंचर्स इशू किया, लेकिन उस कंपनी को 20,000 रुपये डिबेंचर्स के फॉर्म में एप्लीकेशन के थ्रू प्राप्त हो गए, तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एक कंपनी हालांकि उस मात्रा से अधिक ऋण पत्र आवंटित नहीं कर सकती जिनसे अभिदान आमंत्रित किया गया है। अब अगर एक बार कंपनी ने 10,000 रुपये के डिबेंचर इशू कर दिए मार्केट में, तो इसको 10,000 रुपये से ज़्यादा के पैसा डिबेंचर्स की फॉर्म में लेने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि अधिअभिदान पर प्राप्त की गई अधिकतम राशि यद्यपि आवंटन में समायोजन के लिए रोकी जा सकती है और संबंधित मांग की जा सकती है, लेकिन आवेदक से प्राप्त की गई वो राशि जिस पर ऋण पत्र आवंटित नहीं किए गए उन्हें वापस किया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे शेयर की कंडीशन में था। अगर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे जिस पर ऋण पत्र जारी नहीं किया गया है, डिबेंचर्स या बॉन्ड जारी नहीं किया गया है, वो पैसा पब्लिक को या डिबेंचर होल्डर को वापस किया जाएगा एक समय सीमा के अंतर्गत। फिर है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफलों पर ऋण पत्र का निर्गम, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कभी कभी कंपनी विक्रेताओं से परिसंपत्तियां खरीदती हैं और रोकड़ भुगतान करने की अपेक्षा प्रतिफल के लिए ऋण पत्र जारी कर देती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर बिल्कुल वैसे ही हमने शेयर, बिल्कुल सारे जो एग्जांपल्स चल रहे हैं बिल्कुल शेयर वाले चल रहे हैं। जैसे कि आपसे कंपनी ने कोई आपकी लैंड खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, अब आपको वो लैंड आपने 1 लाख रुपए में बेची, 1 लाख रुपए में बेची, तो कंपनी ने आपसे ये कहा कि हम आपको पैसा देने के स्थान पर आपको डिबेंचर्स देना चाह रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको डिबेंचर्स की फॉर्म में 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं या बॉन्ड की फॉर्म में, तो कंपनी आपसे कहेगी हम आपको पैसा ये 5 साल में चुकता करेंगे और 5 साल तक का आपको ईयरली 10% ब्याज देंगे। तो आपका भी फायदा। अब आपको 5 साल बाद 1 लाख रुपए तो मिलना ही है, साथ ही 5 साल तक कंटिन्यू आपको ईयरली 10% ब्याज भी मिलता रहेगा। तो इस पर अधिकतर लोग तैयार हो जाते हैं। इन मामलों में ऋण पत्र के सम मूल्य पर या प्रीमियम की राशि पर या बट्टे पर जारी किए जा सकते हैं। अब डिबेंचर्स ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, उनको या तो इक्विवेलेंट वैल्यू पर जारी किया जाता है या प्रीमियम वैल्यू पर या फिर बट्टे डिस्काउंट पर। इसके बाद ऐसी स्थितियों में डाली गई प्रविष्टियां ठीक वैसे ही होती हैं जैसे कि रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल हेतु अंशों के लिए की जाती हैं। ऋण पत्र का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब जब एक कंपनी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण या अधिविकर्ष प्राप्त करती है, अब कोई कंपनी अगर किसी बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रही है। ओवरड्राफ्ट हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था और जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसे कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संपार्श्विक प्रतिभूति को यानी कि कोलेटरल जो सिक्योरिटी है उसको प्राथमिक प्रतिभूति की तुलना में सहायक या अतिरिक्त प्रतिभूति, सब्सिडरी और सेकेंडरी या एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके लिए कंपनी कुछ परिसंपत्तियों को उपयुक्त ऋण प्राप्ति हेतु रक्षित ऋण के रूप में बंधक या गिरवी रख सकती है, यानी कि उसे होस्टेज रख सकती है या फिर कोलेटरल के फॉर्म में उसे रख सकती है, जैसे कि हमने आपको साहूकार वाला एग्जांपल दिया है। किंतु ऋणदाता संस्थाएं जो लोन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशन है वो संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में अधिक परिसंपत्तियों के लिए आग्रह कर सकते हैं। यानी कि अगर वो 10,000 रुपये का अमाउंट लोन के रूप में दे रहे हैं तो हो सकता है वो कंपनी से 50,000 रुपये के अमाउंट का कोलेटरल रखवा लें अपने पास। जाहिर सी बात है, आप साहूकार के लिए भी यही कंडीशन देखते हैं कि अगर आपको 10,000 रुपये चाहिए तो साहूकार आपसे 50,000 रुपये का सोना गिरवी रखवा लेगा या जमीन के कागज गिरवी रखवा लेगा, तो ताकि ऋण की राशि की पूर्णता वसूली हो सके। यदि प्राथमिक प्रतिभूति के विक्रय से ऋण की राशि का पूर्ण भुगतान संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में कंपनी स्वयं के ऋण पत्रों का निर्गमन पहले से बंधक परिसंपत्तियों सहित ऋणदाता को करती है। फिर ऐसे निर्गमन को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन कहते हैं। यदि कंपनी ब्याज सहित ऋण या कर्ज को चुका पाने में असफल रहती है तो ऋणदाता प्राथमिक प्रतिभूति को बेचकर ऋण वसूल पाने के लिए स्वतंत्र होता है। और यदि प्राथमिक प्रतिभूति की बिक्री पर प्राप्त राशि ऋण की राशि को पूरा करने में कम पड़ जाती है तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार है कि वो संपार्श्विक प्रतिभूति को भुना सकता है। अब जैसे कि उसने आपको 10,000 रुपये दिए थे या कंपनी को 10,000 रुपये का लोन दिया है, किसी लोन इंस्टीट्यूशन ने, लोन देने वाले किसी इंस्टीट्यूशन ने, यानी कि मान लीजिए आपने बैंक ने किसी कंपनी को 10,000 का लोन दिया है और 10,000 के बदले उसने 50,000 रुपये की कोई कोलेटरल अपने पास रख लिया है। अब अगर कंपनी 5,000 रुपये मान लीजिए चुका देती है और 5,000 रुपये से ज़्यादा चुकाने की स्थिति में नहीं है तो बचे हुए 5,000 को
बैंक द्वारा इस कोलेटरल से चुकाने पूरा करने का अधिकार प्राप्त होता है, या किसी भी डिबेंचर होल्डर को या बॉन्ड होल्डर को इस बचे हुए पैसे को, जो अमाउंट से बचा रह गया है, जो लोन की अमाउंट बची रह गई है, उस बची हुई कंडीशन को भी फुलफिल करने के लिए उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कोलेटरल को बेच सकता है या किसी के थ्रू कम पैसों में बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है, जिसके लिए ऋण पत्रों के मोचन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है या खुले बाजार में बेचा जा सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया, ओपन मार्केट में भी इसकी सेल की जा सकती है, यानी कि नीलामी की जा सकती है। ऋण पत्रों को निर्गमित करने की शर्तें, टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब एक कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो इनमें प्रायः वे शर्तें निहित होती हैं जिन पर परिपक्वता के समय, यानी कि मैच्योरिटी के समय ऋण पत्र मोचित किए गए। ऋण पत्रों के मोचन से आशय ऋण पत्र धारक को ऋण पत्र का परिशोधन करने के द्वारा ऋण पत्र खाते से दायित्व मुक्ति होती है। ऋण पत्रों को सममूल्यों पर या प्रीमियम पर मोचित किया जा सकता है। फिर है निर्गम एवं मोचन, इशू एंड रिडेम्पशन के नियम शर्तों को देखते हुए निम्नलिखित 6 परिस्थितियां सामान्यतः व्यवहार में देखी जाती हैं। पहली है सम मूल्यों पर निर्गम एवं सम मूल्यों पर मोचन, इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। फिर है बट्टे पर निर्गम, यानी कि डिस्काउंट पर निर्गम, इशू एंड सम मूल्यों पर मोचनी, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। यानी कि इशू तो डिस्काउंट पर किया गया लेकिन इसको सम मूल्यों पर रिडीम कर लिया गया। प्रीमियम पर निर्गम, यानी कि इशू जो किया गया वो ज्यादा रेट पर किया गया और सम मूल्यों पर मोचनी है, और जो इक्विवेलेंट वैल्यू पर उसको खरीद लिया गया, वापस रिडीम कर लिया गया। फिर है सम मूल्यों पर निर्गम, यानी कि इक्विवेलेंट वैल्यू पर इसको इशू किया गया, और प्रीमियम पर मोचनी है, यानी कि अधिक वैल्यू पर इसको रिडीम कर लिया गया। फिर एक कंडीशन होती है बट्टे पर निर्गम, यानी कि डिस्काउंट पर इशू किया गया, 100 का शेयर या डिबेंचर 95 रुपए में इशू किया गया और प्रीमियम पर मोचनी है, और 100 से भी अधिक, यानी कि 120 रुपए पर इसको रिडीम कर दिया गया। फिर लास्ट कंडीशन होती है प्रीमियम पर निर्गम, यानी कि 100 का डिबेंचर 120 रुपए में इशू किया गया और प्रीमियम पर मोचनी है, और प्रीमियम पर ही मोचनीय किया गया, और 100 की जगह इसको 110 में भी रिडीम किया गया, या फिर 120 की जगह 125 में भी। दोनों ही कंडीशन प्रीमियम पर हैं। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नुकसान हो रहा है पहली कंडीशन में, लेकिन ये प्रीमियम पर ही माना जाता है अगर वो शेयर की इक्विवेलेंट वैल्यू से या डिबेंचर की इक्विवेलेंट वैल्यू से अधिक है। फिर है ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। जब एक कंपनी ऋण पत्र निर्गम करती है, यानी कि इशू करती है, तो वो एक बाध्यता के अंतर्गत आती है कि आवधिक तौर पर, यानी कि एक टाइम पीरियड पर, जिसे अर्धवार्षिक यानी कि 6 मंथ की टाइम पीरियड हो सकता है, स्थिर ब्याज का भुगतान करती है, यानी कि हर 6 मंथ पर वो एक फिक्स्ड ब्याज का, इंटरेस्ट का भुगतान करेगी, पेमेंट करेगी, बशर्ते कि ऋण पत्र का शोधन ना हो, यानी कि ऋण पत्र को डिबेंचर जब तक रिडीम नहीं किए गए हैं तब तक वो एक फिक्स इंटरेस्ट का भुगतान डिबेंचर होल्डर को करेगी। यदि प्रतिशत उस ऋण पत्र के नाम का हिस्सा होते हैं, जैसे कि 8% ऋण पत्र या 10% ऋण पत्र आदि, और देय ब्याज का परिकलन ऋण पत्र के साधारण मूल्यों पर होता है। ऋण पत्र में दिए जाने वाला ब्याज कंपनी के लाभ के प्रति प्रभार होता है, यानी कि उस पर एक चार्ज होता है और उसे निश्चित रूप से चुकाया जाता है, यानी कि इसके ऊपर बाउंड है, कंपनी इस ब्याज को हर हालत में चुकाएगी, फिर चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक कंपनी को निश्चित रूप से ऋण पत्रों पर देय ब्याज से आयकर काटना चाहिए, यानी कि इस पर जो ब्याज दिया जाएगा वो इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत उस पर टैक्स भी डिडक्ट किया जाता है, टैक्स के अंतर्गत आते हैं, काटना चाहिए यदि वो निर्धारित सीमा से अधिक है। यदि वो टैक्स के दायरे के अंतर्गत आता है तो उसे उस पर टैक्स कंपलसरी काटना होता है। इसे स्रोत आय की कटौती अर्थात TDS कहते हैं, टैक्स डिडक्शन ऑन एट सोर्स कहा जाता है, और इसे कर प्राधिकरण के पास जमा कराया जाता है। बेशक ऋण पत्र धारक उस राशि को अपने बकाया करों के विरुद्ध समायोजित कर सकते हैं। फिर ऋण आगे है बट्टे पर का अपलेखन ऋण पत्रों के निर्गम पर हानि, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बट्टा ऋण पत्रों के निर्गम पर हानि एक पूंजी हानि या अवास्तविक परिसंपत्ति है, अतः ऋण पत्रों के जीवन काल के दौरान अपलिखित किया जाना अनिवार्य है। बट्टे को राशि ऋण पत्रों के निर्गम पर, हानि को सामान्यतः निर्गम वर्ष में अपलिखित नहीं किया जा सकता, चूंकि ऋण पत्रों के से लाभ की प्राप्ति उनके मोचन तक होती है। अतः बट्टा हानि पूंजी हानि मानते हुए सामान्यतः 5 से 7 वर्षों तक इसको एक्सपेंड कर दिया जाता है, और इसी दौरान तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष की ओर, यानी कि एसेट साइड की ओर फुटकर खर्च शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, यदि पूंजी लाभ नहीं है या इस पर पर्याप्त पूंजी लाभ नहीं है। ऋण पत्रों के निर्गम पर हानि एवं बट्टे को अपलिखित करने के लिए 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली है स्थायी किस्त विधि। जब ऋण पत्रों का मोचन एक निश्चित अवधि के अंत में किया जाता है तब बट्टे कुल राशि को स्थिर राशि के आधार पर समान किस्तों पर अपलिखित किया जाता है, यानी कि अगर एक निश्चित अवधि के अंत में उस किसी डिबेंचर को रिडीम किया जा रहा है तो ऐसे ये स्थायी किस्त विधि कहलाती है, और दूसरी होती है अस्थायी किस्त विधि।
जब ऋण पत्रों का भुगतान वार्षिक आहरण यानी कि ईयरली उसकी ड्राइंग हो रही है या किस्तों में किया जाता है यानी कि इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है, तो उस स्थिति में बट्टे का अपलेखन प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया ऋण पत्रों के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। इस विधि के अनुसार बट्टे की राशि साल दर साल घटती जाती है, यानी कि हर साल वो जो डिस्काउंट होगा वो कम होता जाएगा, इसलिए इसे परिवर्तनीय किस्त विधि भी कहा जाता है, यानी कि कन्वर्टेबल इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसे कहा जाता है। फिर है ऋण पत्रों का मोचन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्रों का मोचन निर्गम के नियम अनुसार ऋण पत्रों के खातों में देनदारियों को समाप्त या मुक्त करने हेतु संकेतित करता है। दूसरे शब्दों में ऋण पत्रों के मोचन का तात्पर्य कंपनी द्वारा ऋण पत्रों की राशि का परिशोधन करना है। यहाँ पर 4 विधियां हैं जिनसे ऋण पत्रों का मोचन होता है। पहली है एक मुश्त भुगतान, पेमेंट इन लमसम। दूसरा है किस्तों में भुगतान, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। दूसरी है ऋण पत्र, ये मोचन करने की विधियां, किसी भी डिबेंचर को रिडीम करने की विधियां हैं। और रिडीम हमने आपको जोमेटो के एग्जांपल से बताया है पिछली स्लाइड्स में कि रिडीम किसे कहते हैं। फिर है खुले बाजार में क्रय, परचेज इन ओपन मार्केट। और चौथी कंडीशन है अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स। फिर है एक मुश्त भुगतान, पहला जो विधि है एक मुश्त भुगतान, पेमेंट इन लमसम। कंपनी द्वारा निर्गमन की शर्तों के अनुसार परिपक्वता होने पर ऋण पत्र धारकों को एक मुश्त या पूरी राशि का भुगतान करके उनको रिडीम कर लिया जाता है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं तो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए का को रिडीम कर दिया जाएगा। दूसरा है किस्तों में भुगतान, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। इस विधि के अंतर्गत ऋण पत्रों का मोचन किस्तों में ऋण पत्र की अवधि तक प्रति वर्ष के अंत में किया जाता है, यानी कि मान लीजिए डिबेंचर्स को 5 साल के लिए इशू किया गया और 5 साल तक 1 लाख रुपए को 20-20 हज़ार रुपए ईयरली के हिसाब से इनको इंस्टॉलमेंट में इनको रिडीम कर दिया जाता है, ऋण पत्रों की कुल देनदारी को वर्षों के योग से विभाजित किया जाता है। जैसे कि हमने बताया 1 लाख को 5 साल में डिवाइड किया गया, 20 हज़ार रुपये सालाना इनको डिवाइड कर दिया गया। और ऋणों का वास्तविक मोचन इस रूप में जाना जाता है कि ऋण पत्र का बकाया भुगतान अपेक्षित संख्या की किस्तों में किया जा चुका है। फिर है तीसरी विधि खुले बाजार में क्रय, परचेज इन द ओपन मार्केट। जब एक कंपनी अपने ही ऋण पत्रों के शेयर बाजार के माध्यम से निरस्त करने के उद्देश्य से खरीदती है, तब इस प्रकार की खरीद क्रिया और ऋण पत्र के निरसन के अंतर्गत खुले बाजार में खरीद के द्वारा ऋण पत्र का मोचन समाहित होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि किसी कंपनी ने 1 लाख आपने किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के डिबेंचर या बॉन्ड खरीद रखे हैं। कंपनी क्या करती है, ओपन मार्केट सेल परचेज करने में कैसे करेगी, वो ओपन मार्केट में इसकी बिड लगाएगी, 1 लाख रुपए को आपसे डिमांड करेगी कि आप ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमें यानी कि कंपनी को 1,10,000 रुपए में वापस बेच दीजिए। तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाएगा और कंपनी आपको ब्याज देने से भी लगातार 5 साल तक बच जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे बेचें या ना बेचें। चौथी कंडीशन है अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स। कंपनी अपने ऋण पत्रों को अंश या नए ऋण पत्रों में परिवर्तित कर मोचित कर सकती है, यानी कि रिडीम कर सकती है, यदि ऋण पत्र धारक ये पाते हैं कि कंपनी का प्रस्ताव उनके लिए लाभदायक है। जैसे कि हमने आपको इसके एग्जांपल में बताया था, अगर उन्हें लगता है कि ये जो इनके लिए कंडीशन दी जा रही है या इनको प्रपोजल जो दिया जा रहा है ये प्रॉफिटेबल है, तो वे ऋण पत्रों को नए ऋण पत्रों या अंशों में परिवर्तित करने का अधिकार व्यवहार में ला सकते हैं, यानी कि वो उसको शेयर में भी चेंज कर सकते हैं या उसको पार्शियली शेयर में चेंज कर सकते हैं। ये टोटली बॉन्ड होल्डर या डिबेंचर होल्डर के ऊपर निर्भर करता है। ये नए अंश या ऋण पत्र सममूल्य यानी कि इक्विवेलेंट वैल्यू पर, बट्टे पर यानी कि डिस्काउंट वैल्यू पर या प्रीमियम पर निर्गमित किए जा सकते हैं, यानी कि प्रीमियम पर भी इनको इशू किया जा सकता है। ऋण पत्रों की वास्तविक कार्यवाही खातों में ली जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऋण पत्र द्वारा कितने अंशों को जारी कर परिवर्तित किया जाना है। यदि ऋण पत्रों को मूलतः एक बट्टे में निर्गमित किया गया था तब निर्गम के समय वास्तविक संख्या में वसूल प्राप्त राशि को अंश की वास्तविक संख्या जारी करने के लिए संगठन का आधार बनाया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह निधि केवल परिवर्तनीय ऋण पत्रों पर लागू होती है, यानी कि कन्वर्टेबल ऋण पत्रों पर यह लागू होती है। गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों पर को इस तरह से मोचित किया जा सकता है। अब ऋण पत्रों के मोचन के समय ध्यान देने योग्य घटक इस प्रकार हैं। पहला, ऋण पत्र मोचन की समय अवधि, टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सामान्यतः ऋण पत्रों को मोचन दे तिथि पर किया जाता है, यानी कि उनका जो रिडेम्पशन होगा वो उनकी फिक्स टाइमिंग होगी, एक फिक्स टाइम पर ही उनको रिडीम किया जा सकेगा। परंतु एक कंपनी यदि उसके अंतर नियमों में प्रावधान है तो ऋण पत्रों का मोचन परिपक्व तिथि से पहले भी किया जा सकता है, यानी कि ये कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है और डिबेंचर होल्डर पर डिपेंड करता है कि वो उसे कंपनी के समय सीमा से पहले भी रिडीम कर सकती है। फिर है ऋण पत्र मोचन के स्रोत, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्र को मोचन या पूंजी लाभों से किया जा सकता है। पूंजी से में से मोचन, रिडेम्पशन फ्रॉम कैपिटल, पूंजी
केवल वो कंपनियां जिनके लिए ऋण पत्र मोचन आरक्षित का निर्माण अनिवार्य नहीं है पूंजी में से ऋण पत्रों का मोचन कर सकती हैं। दूसरी कंडीशन है लाभों में से मोचन, रिडेम्पशन फ्रॉम प्रॉफिट्स। यदि कंपनी केवल लाभों से ही ऋण पत्रों का मोचन करती है तो उसके लिए ऋण पत्र मोचन आरक्षित का निर्माण ऋण पत्रों के अंकित मूल्यों के 100% के बराबर किया जाना अनिवार्य है, जो कि केवल उसी राशि में निर्मित किया जा सकता है जो कि अंशधारक को लाभांश के भुगतान के पश्चात उपलब्ध हैं। फिर इसमें पूंजी और लाभों से मोचन, रिडेम्पशन फ्रॉम कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। यदि एक कंपनी ऋण पत्रों का मोचन आंशिक रूप से पूंजी और लाभों से करना तय करती है, यानी कि इनको कैपिटल से भी कर रही है और लाभों से, प्रॉफिट से भी कर रही है, अपने कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट अकाउंट दोनों से इसको थोड़ा थोड़ा पार्शियली कर रही है, तो उसके लिए लाभांश के भुगतान के पश्चात आधिक्य में से यानी कि सरप्लस में से बकाया ऋण पत्रों के अंकित मूल्यों के 100% के बराबर ऋण पत्र मोचन आरक्षित का निर्माण करना अनिवार्य नहीं है। अब अगला है इसमें एकमुश्त भुगतान द्वारा मोचन, रिडेम्पशन बाय पेमेंट इन लमसम, यानी कि सीधा सीधा पूरी की पूरी पेमेंट एक ही बार में अदा कर दी जाए। कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी को लाभ का एक हिस्सा प्रतिवर्ष अलग रखना अनिवार्य है। जैसे कि हमने आपको शेयर्स वाली कंडीशन में बताया था चैप्टर में कि जब शेयर प्रॉफिट होता है कंपनी को तो शेयर्स जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो शेयर होल्डर के बीच बांटा जाता है, लेकिन सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के बीच नहीं बांटा जाता है। उसका कुछ हिस्सा रोक लिया जाता है भविष्य के लिए और कैपिटल अकाउंट में जमा करने के लिए, ताकि कंपनी को कभी भविष्य में अगर बाई चांस नुकसान हो तो उसकी भरपाई उस कैपिटल अकाउंट से कर दी जाए। तो प्रतिवर्ष इसको अलग रखना होता है। इस ऋण पत्र मोचन विधि में निधि में ऋण पत्रों के मोचन हेतु तब तक रखना है जब तक कि ऋण पत्र मोचनीय नहीं होते, यानी कि ये पैसा तब तक इकट्ठा किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में जब तक डिबेंचर्स को की पूरी अदायगी नहीं हो जाती। इसी तरह अगला है, अगली कंडीशन, अगला हमारा टॉपिक है खुले बाजार में क्रय द्वारा मोचन, रिडेम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। जब एक कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को तत्काल निरस्तीकरण में ऋण पत्रों की खरीद करती है, तत्काल निरस्तीकरण द्वारा ऋण पत्रों की खरीद करती है, तब ऐसे ऋण पत्रों की खरीद एवं निरसन को खुले बाजार में खरीद द्वारा मोचन कहते हैं। यानी कि जैसे कि हमने ओपन मार्केट का आपको एग्जांपल दिया था कि वो तुरंत कंपनी 1 लाख रुपए के आपने डिबेंचर्स उससे या बॉन्ड खरीद रखे थे, कंपनी ने आपको ऑफर दिया 1,10,000 में वापस बेचने का। अगर आपको पसंद आया आपने बेच दिए, अदरवाइज आपने ज़्यादा की डिमांड करी तो उसने हो सकता है ज़्यादा में 1,20,000 में भी खरीद सकती है कंपनी। ऐसे विकल्प से लाभ यह है कि कंपनी अपनी सुविधा अनुसार ऋण पत्रों को मोचित कर सकती है जब भी कंपनी के पास अतिरिक्त उपलब्ध हो, यानी कि अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त सरप्लस उपलब्ध हो। दूसरे, कंपनी उन्हें तब खरीद सकती है जब बाजार में एक बट्टे के साथ उपलब्ध हो, यानी कि बाजार में डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हो। यदि ऐसी किसी मामले में ऋण पत्र को उस मूल्य पर बाजार से खरीदा जाता है जो कि साधारण मूल्य से अधिक हो, तब इसे अधिक के राशि को ऋण पत्रों के मोचन पर घाटा या हानि के नाम से जाना जाएगा। और इसमें लास्ट टॉपिक हमारा परिवर्तन द्वारा मोचन, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। ऋण पत्र मोचन इन्हें अंश या नए ऋण पत्र में परिवर्तन द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को इनका कन्वर्जन किया जा सकता है शेयर में। 1 लाख के डिबेंचर्स थे या बॉन्ड थे, इनको 1 लाख के शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया या फिर 50,000 के शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। यदि ऋण पत्र धारकों को यह प्रस्ताव लाभदायक लगता है तो वे इसे प्रस्ताव को मान लेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये टोटली डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर के ऊपर निर्भर करेगा कि वो उसे शेयर में कन्वर्ट करे या ना करे। नए अंश या ऋण पत्रों को सममूल्य यानी कि इक्विवेलेंट वैल्यू पर, भट्टे पर यानी कि डिस्काउंट वैल्यू पर या प्रीमियम पर यानी कि अधिक वैल्यू पर, ओवर सब्सक्रिप्शन पर निर्गमित किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि ये परिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं, यानी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी ऋण पत्र मोचन निधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके मोचन के लिए किसी निधि की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही था। अब हम लेक्चर 3 और लेक्चर 4 एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। दोनों को एक लेक्चर सेपरेट लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा 5th लेक्चर और 6th लेक्चर रह जाएगा। उसे हम कोशिश करेंगे कल तक यानी कि ट्यूसडे तक कंप्लीट करने की। एक साथ आपको काफ़ी सारे लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। और आज हमारा अगला लेक्चर इंडियन नेशनल मूवमेंट पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हमारा लेक्चर 1 रहेगा। तो आज शाम को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।